Hello everyone and welcome to Sambhav Talk. In today's session, we have with us Pranav, who has scored very well in the CVT LM 24 PG exam, LM exam, and currently is a student of Delhi's 2-year LLM program. And today he is here with us to share his whole story and his strategy as to how he prepared for the CVT exam. And accordingly, I hope that this particular session will be helpful to all the students who are preparing for the CVT LM exam next year. So accordingly, Pranav, I would like to firstly welcome you to the channel. Thank you so much, sir, for giving me this opportunity to share my strategy and experience. Thank you, sir. Accordingly, Pranav, firstly, if we go with the basic, like, can you just tell the audience like about yourself and as to how things are? Sure, sir. So, hi everyone. My name is Pranav Mishra, and I belong to Lakhimpur Kheri district of Uttar Pradesh. And I've done my graduation LLB 5-year course from Faculty of Law, Lucknow University. And when I was in my 10th semester, I appeared for CUT PG exam, where I scored 229 marks. And now I'm going to pursue 2-year LLM from Delhi University. So, Pranav, if I firstly start with your preparation journey, so accordingly, what LM exams were you targeting in the start, and how did your preparation journey go accordingly? So initially, I was not inclined to pursue LLM, but then I talked to many of my seniors and मेरे फैमिली मेंबर्स ने भी काफी मुझे मतलब गाइड किया कि नहीं LLM परस्यू करना चाहिए। अदर मतलब ऑल्टरनेटिव आपके पास रहेगा इन केस अगर आप जुडिशरी मतलब जैसे मैंने जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन करी है पिछले 1 साल से, तो अगर इन केस अगर जुडिशरी में नहीं होता है तो आपके पास एक प्लान बी रहेगा। So that's why I pursued LLM and I gave CLAT in 2023 and where I was allotted Hidayatullah National Law University and I gave the CUT exam. कि वो हिदायतुल्लाह वहां पे अलॉट हुआ था, यहाँ पे आपने सीयूटी के एग्जाम अकॉर्डिंगली किया। तो वहां पे क्लैट पीजी में आपकी रैंक एंड ऑल क्या रही थी? तो क्लैट पीजी में मेरी रैंक 650 थी। सो मेरा स्कोर समथिंग 56.25 अराउंड था ऐसे। और उसके बाद आपने मतलब ये आपका ये क्यों आया, मतलब कि आपको एनएलयू ना जाके आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी मतलब जाने, उसका क्या रहा, रीजन क्या रहा उसके पीछे? सर इवन तो मैंने क्लैट एग्जाम दिया था लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि बीइंग फ्रॉम अ ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी लाइक अ फैकल्टी ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे हमारा कोई टाइम कंस्ट्रेंट नहीं था। हम लोग को सफिशिएंट टाइम मिल जाता था अपनी जुडिशरी प्रिपरेशन के लिए। और अगर देखा जाए जो एनएलयूज होते हैं, जैसा कि मैंने सुना है और मेरे काफी बैचमेट्स रहे भी एनएलयूज के, तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ का जो एकेडमिक्स होता है काफी रिगरस होता है। तो वहाँ पे बहुत ही मुश्किल है आप टाइम मैनेजमेंट कर पाए जुडिशरी के साथ और साथ ही साथ एकेडमिक्स को भी अच्छे से चला पाए। तो ये मेन रीजन था मेरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी चूज करने का, दैट इज डीयू। यही जो चीज है, ये काफी स्टूडेंट्स जो होते हैं इस चीज को मतलब अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर आप जुडिशरी के लिए स्पेसिफिक तैयारी करना चाहते हो तो एक नेशनल यूनिवर्सिटी से बेटर है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये चीज है मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एक समझने वाली बात है। और दूसरी बात अब इस पे आती है कि जब सीईटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे और क्लैट की प्रिपरेशन आप मतलब उसके पहले कर रहे थे, तो कैसे आपने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रखी, क्या क्या चीजों पे आपने फोकस किया, कैसे किया? सर तो मेरी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी, आई बेसिकली डिवाइडेड माई सब्जेक्ट्स इनटू 3 पार्ट्स। जो पहला पार्ट था वो मेजर सब्जेक्ट्स थे, दूसरा सेमी मेजर था और तीसरा माइनर सब्जेक्ट्स का था। सर मैंने आपकी वीडियोस देखी थी, आपने जैसा कि स्ट्रक्चर बताया था डिवाइड करके पढ़ना है, एक साथ नहीं पढ़ना है। तो पहले मैंने मेजर सब्जेक्ट्स पढ़े थे, सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस, ये सारे मैंने इनको एक कैटेगरी में रखा। इसमें मैं मतलब ये रिकमेंड करना चाहूंगा अब जो एस्पिरेंट्स आने वाले हैं, आप बेयर पे बहुत ही अच्छे से कमांड कर लीजिए, आपको रेफरेंस बुक पे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी फॉर सीयूटी एग्जाम। आपने अगर इंडेक्स बेस्ड भी अच्छे से पढ़ रखा है, फॉर इंस्टेंस देयर वाज अ क्वेश्चन इन दिस ईयर पेपर्स लाइक सीआरपीसी में कौन सा प्रोविजन सेट ऑफ की बात करता है। अब ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, अगर किसी ने भी अगर इंडेक्स भी पढ़ रखा है तो वो आराम से अटेम्प्ट कर लेगा इस क्वेश्चन को। तो मेजर सब्जेक्ट्स के लिए मेरा यही था कि बेयर एक्ट और इंडेक्स बेस्ड कमांड होनी चाहिए। देन कमिंग टू सेमी मेजर सब्जेक्ट्स लाइक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, इनके लिए मैंने क्या किया था, लाइक फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट के लिए मैंने लगभग 30 to 40 केसेस की एक लिस्ट बना ली थी। और इससे पहले सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, आप कोई भी एग्जाम में एंटर करने से पहले उसके पास्ट ईयर पेपर्स को एनालाइज करिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने पास्ट ईयर पेपर्स एनालाइज किए कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये पेपर एनटीए कंडक्ट कराती है। तो उनका एक फिक्स पैटर्न रहता है, लाइक दे लास्ट क्वेश्चन, they'll give 4 case laws and ask you to arrange in ascending or descending order
जैसे कि वो जिस ईयर में भी वो केस डिसाइड हुए थे, तो उनका एक फिक्स पैटर्न रहता है। तो मैंने उसी पैटर्न पे अपने प्रिपरेशन चालू रखी। मतलब मैंने 40 केस लॉस की लिस्ट बना ली और उनका ईयर वाइज उनका जो भी कंटेंट था वो लिख लिया, और उनको ही वीकेंड्स पे देख लिया करता था, वो सफिशियंट होगा। और सेमी मेजर सब्जेक्ट्स के लिए मेरा ये मानना है, आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, लाइक कॉन्ट्रैक्ट में जो डैमेजेस का टॉपिक है, या फिर एंटिसिपेटरी ब्रीच वाला है, ये आप पॉइंट्स अच्छे से कर लीजिए, सफिशिएंट होगा आपके लिए। देन कमिंग टू माइनर सब्जेक्ट्स, अब यहाँ पे मेन होता है, क्योंकि सीयूईटी का सिलेबस इतना वास्ट है कि ये पॉसिबल ही नहीं कि एक कोई पर्सन कवर कर पाए सारे 32, आई गेस 35 सब्जेक्ट्स है टोटल। तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई पर्सन ये कवर कर पाए। तो यहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क। मतलब आप कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप जरूर करिए, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप स्मार्ट वर्क करिए यहाँ पे। तो माइनर क्लॉज के लिए मैंने क्या किया, जैसे फॉर एग्जांपल आरटीआई एक्ट है। अब आरटीआई एक्ट में मुझे टोटल 30 सेक्शन है आई गेस, तो मुझे 30 के 30 पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या किया, वहां पे देखा अथॉरिटीज कौन कौन सी दी है, कोई गवर्निंग बॉडी है कि नहीं है, पनिशमेंट कहीं पे प्रिस्क्राइब्ड है कि नहीं है, और अगर अपील हो सकती है किसी ऑर्डर के अगेंस्ट तो वो कहाँ पे होगी, वो कौन सा प्रोविजन है। इतनी चीजें मैंने पढ़ी माइनर एक्ट के रिगार्डिंग, तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। और क्वेश्चन भी इसी टाइप से फ्रेम हुआ। फॉर दैट मैटर एक क्वेश्चन आया था कि इंफॉर्मेशन ऑफिसर अगर टाइम लिमिट के अंदर इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं करता है, तो कितनी पनिशमेंट उसको मिलनी चाहिए। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस जो माइनर लॉ से पूछे जाते हैं, इन डेप्थ क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाएंगे माइनर लॉ से। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी सब्जेक्ट्स को लेकर थी। देन कमिंग टू प्रैक्टिस, जैसे आपने कॉन्सेप्ट तो काफी पढ़ लिए, लेकिन अगर आप उनकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो वो उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने एनटीए के जो नेट जेआरएफ के पेपर थे वो थोड़े बहुत देखे थे, क्योंकि वहां से आपको पैटर्न पता चलता है कि हाँ इस पैटर्न पे आप क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और इसके बाद मतलब रेगुलरली जो आखिरी के 2 महीने मेरी ये स्ट्रैटेजी थी कि रेगुलरली आप एक डीयू का पेपर सॉल्व कर लीजिए, पास के पेपर। तो मैंने 2008 से लेकर 2020 तक के पेपर सॉल्व कर लिए थे, डी और बीएचयू दोनों के। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी सीयूईटी के रिगार्डिंग थी। तो इसमें एक चीज मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए हम लोग बात करते हैं कि आप जब क्लैट पीजी की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो वहां पे जो आपने प्रिपरेशन की थी वो आपके लिए कितनी बेनिफिशियल मतलब सीयूटी के एग्जाम में रही थी? बिकॉज कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी 3-4 महीने रहे थे प्रिपरेशन अपनी कर रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि कैरी ओवर इसमें आएगा, तो वो आपको कैसे उस चीज को आप कैसे वो करोगे? और साथ ही में मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है आप शायद हमारे साथ एनरोल थे संभव लॉ में, तो उस चीज ने भी कितना उस चीज को इम्पैक्ट किया था, थोड़ा सा उसके बारे में क्यों? तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे मेरे मेजर सब्जेक्ट्स जो थे वो मैंने क्लैट के टाइम ही पढ़े थे, सीयूटी के टाइम बस रिवीजन उनका किया था, तो मुझे बहुत हेल्प मिली थी उसके लिए। और क्लैट की जो एक स्ट्रैटेजी होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू सीयूटी। क्लैट जो है आपका कॉम्प्रिहेंशन लेवल, आपकी रीडिंग स्किल्स चेक करता है, और सीयूईटी आपकी सिर्फ नॉलेज चेक करता है मेरे हिसाब से। मतलब जितना मैंने 3 साल के पेपर जो देखे, पास्ट 3 ईयर पेपर्स, उसमें मुझे लगा कि नॉलेज बेस्ड पेपर है ये। तो क्लैट के लिए मेरा ये था कि मेजर सब्जेक्ट्स जल्द से जल्द कवर करने हैं। और माइनर सब्जेक्ट्स में ये था, मैं मतलब प्रोविजन बेस्ड पढ़ाई नहीं की है मैंने उसकी, मैंने केस लॉ बेस्ड पढ़ाई की है। लाइक इफ देयर इज अ केस लॉ जिसमें 5 जजेस बेंच है या 3 जजेस बेंच है, उसके मैंने उठा लिया, और उसमें जो जो प्रोविजंस इन्वॉल्व है, माइनर लॉ है मेजर लॉ है, डजेंट मैटर, उसको मैंने फिर उस हिसाब से पढ़ाई की। और वो सीयूईटी में बहुत हेल्प करी उसमें। जैसे मेरा सीआरपीसी कॉन्स्टिट्यूशन एविडेंस ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया था फॉर, लाइक आई प्रिपेयर फॉर क्लैट। तो मुझे सिर्फ माइनर और सेमी मेजर सब्जेक्ट्स ही सिर्फ सीयूटी में देखने पड़े। अकॉर्डिंगली अगर मैं इस बारे में भी पूछूंगा, जैसे आपसे पूछा कि जब आपने सीयूटी पीजी का एग्जाम दिया था तो उस समय पे ये था कि पहले इंग्लिश का उसका पोर्शन आने वाला था, बाद में इस चीज को इन लोगों ने हटा दिया उसमें। प्लस हम लोग ने ये भी चीज देखी थी कि जो काफी क्वेश्चन ऐसे थे जो कि इनकरेक्ट थे, 7-8 क्वेश्चन इनकरेक्ट थे, तो उसका ग्रेस मार्किंग का थोड़ा सा वो भी गया। तो कहीं ना कहीं उस चीज का एक इम्पैक्ट आप क्या कहोगे, कैसा है मतलब कैंडिडेट्स पे रहा, और आपका कैसे उन चीजों का वर्कआउट था? आप क्या कर सकते हो? तो डेफिनेटली सर मेरिट पर बहुत इम्पैक्ट पड़ा था इस चीज का। 7 क्वेश्चन इस बार डिलीट किए गए थे। और मेरे हिसाब से जो पेपर आया था सीयूटी का इस बार, वो मॉडरेट था, उसकी डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट था, बहुत ही टफ नहीं था, बहुत ही इजी भी नहीं था। और आई थिंक द वे द ऑप्शंस वर फ्रेम्ड दिस टाइम वाज क्वाइट कंफ्यूजिंग। इसी वजह से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, मेनी क्वेश्चंस वर चैलेंज, और 7 क्वेश्चन इसीलिए इस वजह से डिलीट हुए थे। तो इस सीयूटी में ये होता है, अगर कोई क्वेश्चन डिलीट हो रहा है तो आपको उसके ग्रेस मार्क्स 4 नंबर दिए जाएंगे। पास्ट 2 ईयर्स में ये था कि 25 क्वेश्चन जनरल सेक्शन से पूछे जाते थे, जिसमें से इंग्लिश, लॉजिकल और ये सब चीज, मैथ्स वगैरह ये सब पूछा जाता था।
हम लोग के टाइम पे मतलब दिस ईयर देयर वर ओनली 75 क्वेश्चंस एंड जो कि हमें 1 hour 45 minute में करने थे, तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम था। मतलब बहुत ही ज्यादा टाइम था, लाइक मेरा पेपर 1 घंटे में ऑलमोस्ट हो गया था। मेरे बस 15 to 20 क्वेश्चंस रह गए थे जो कि मुझे एलिमिनेशन मेथड से करने थे, तो उनको मैंने लास्ट के लिए बचा लिया। तो मतलब जो क्वेश्चंस डिलीट हुए उन्होंने मेरिट पे काफी इम्पैक्ट डाला है, ये मैंने देखा है। जैसे मतलब एक चीज ये होती है कि जैसे अब आप सीबीटी का एग्जाम प्रिपरेशन आप कर रहे हो, तो अब आप बेसिकली प्रैक्टिस जब कर रहे हो तो आपको पता है 75 क्वेश्चन आपके आने हैं, तो उसमें आप क्या लेके चलते हो कि यार अगर मेरे को ठीक ठाक रैंक एक लानी है, बिकॉज अगर हाईएस्ट स्कोर इस बार 242 का गया था, ठीक है, आपके 229, तो कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आओ, और एक मतलब सेफ स्कोर लाने के लिए व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट स्ट्रेटजी आपके हिसाब से, मतलब कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, कितना क्या करो? तो सर मैंने तो 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, बट अ सेफ अटेम्प्ट वुड बी 60 आई गेस। आप 55 to 60 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करिए ही करिए, क्योंकि यहाँ पे आप ये देखिए, एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिल रहे हैं, और अगर आप गलत करते हैं तो 1 मार्क्स जा रहा है। तो आप छोड़ने से बेटर है, अगर आपको लग रहा है कि मतलब 4 ऑप्शंस में आपको 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं, तो आप वो क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करिए। तो ये चीज़ मुझे बहुत हेल्प करी, और मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्या था कि मैंने एलिमिनेशन मेथड से आराम से सॉल्व कर लिया था। और इस वही मैं बोलूँगा फिर से, इस बार जो भी ऑप्शंस फ्रेम किए गए थे बहुत ही कंफ्यूजिंग थे। तो उसमें ये रहता है, अगर आपको थोड़ा सा भी मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड में है कि नहीं ये मुझे आता है, तो आप थोड़ा सा भी इस पर जोर डालेंगे वो सॉल्व हो जाएगा। मेरे हिसाब से मैं यही रिकमेंड करूंगा कि 55 to 60 सही अटेम्प्ट रहेगा ये। मतलब एक तरीके से अटेम्प्ट आपका सही रहेगा, और उसमें भी अगर आप मान लो नेगेटिव मार्किंग में मतलब अगर 4 या 5 क्वेश्चन आपके चले गए तब भी 50 है, और 50 के हिसाब से आपका अगर आप इंटू 4 करते हो तो 200 मार्क्स आपके टोटल आ रहे हैं। लेकिन कट ऑफ के हिसाब से हाँ मतलब बॉर्डर लाइन में पड़ेगा, तो थोड़ा सा वी कैन गो बेटर देन, अगर 60 तक तो जाओ तो जाके 55 तक आए तो थोड़ा सा जाएगा मेरे उसके हिसाब से। ठीक है। Yes. और इसके अलावा जैसे प्रॉब्लम ये होता है कि कई स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अभी तैयारी अपना शुरू करेंगे 2 महीने पहले, 3 महीने पहले एग्जाम के, उन्होंने इसके पहले प्रायर की तैयारी करी नहीं है सीयूटी एग्जाम के लिए, तो उन लोगों के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटजी होगा, क्या मैसेज होगा ऐसे मतलब थोड़ा से इन स्टूडेंट्स के लिए? सर उनके लिए मैं यही बोलूंगा कि अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं, लाइक आपकी 4 सब्जेक्ट्स पे कमांड है, तो आप एक रूटीन प्रॉपर बना लीजिए। आप एक टाइम पे मेजर कर लिए, मतलब एक दिन में आप 2 घंटे मेजर को दे दीजिए, 1 घंटा आप माइनर को दे दीजिए। ऐसे करके आप एक फिक्स रूटीन बनाइए, और उसमें आप 2-3 महीना सफिशिएंट टाइम है। ये सीयूटी एग्जाम जो है बहुत टफ एग्जाम नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इतना वास्ट सिलेबस है ये बोल के एग्जाम छोड़ देते हैं। वो बहुत ही गलत अप्रोच। मतलब 30 to 35 सब्जेक्ट्स, आई नो कि बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन वो ऐसा है नहीं। आपको हर एक सब्जेक्ट में पीएचडी करनी ही नहीं है। आपको मेजर सब्जेक्ट अच्छे से करने, सेमी मेजर मतलब कॉन्टैक्ट वगैरह अच्छे से कर लीजिए, और माइनर सब्जेक्ट्स को बस ब्रीफली आप पढ़ लीजिए, तो बहुत सफिशियंट होगा। और 3 महीना तो बहुत सफिशियंट टाइम है सीयूटी क्रैक करने के लिए। तो आप एक फिक्स रूटीन में पहले तो आइए, आखिरी के 3 महीने आप एक अच्छे से रूटीन में आइए, अपना डे अच्छे से डिवाइड करिए मेजर और माइनर्स में, आप उनको कवर करिए। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्विंग। अगर आपने पढ़ तो बहुत कुछ लिया है, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करी है, तो एग्जाम टाइम में आप एंशियस हो जाएंगे, आप मतलब अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। तो वहां पे तो आपको बहुत जितना सारा ये ज्यादा हो होगा सके। कि मॉक पेपर्स का और जो प्रैक्टिस आपका होता है उसकी आपको जरूरत पड़ेगी फिर। हाँ, यस सर, लाइक जो आखिरी के 2 महीने का वेट कर रहे हैं, आखिरी के 2 महीने में स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए मॉक पेपर बहुत ही अच्छा है। आपको एक एक जगह एक सारा कंटेंट मिल जाएगा, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। पर मेरा सबसे मतलब जो स्ट्रांग ओपिनियन है इसको लेके, आप लास्ट मोमेंट का वेट बिल्कुल भी मत करिएगा इसके लिए। भले ही ये लग रहा है कि इतना एग्जाम आसान है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। तो लास्ट मोमेंट के लिए तो बिल्कुल वेट मत करिएगा। एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स आप पहले से चालू कर दीजिएगा अपनी प्रिपरेशन। तो देखिए मतलब क्या होता है कि ना कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना जो कॉलेज स्टार्ट किया था कोविड में स्टार्ट किया था, उस चक्कर में क्या हुआ कि उनके जो मेजर सब्जेक्ट जिस समय उनको पढ़ने थे उस समय उन लोगों ने यार नहीं वो लोग हो पाया। तो उन लोग के लिए आपके पास क्या मैसेज है, कब से इनको तैयारी शुरू करनी चाहिए, व्हाट डू? सर अगर वो सीरियस है एलएलएम परस्यू करने के लिए, तो उन्हें एटलीस्ट 8 to 10 मंथ्स पहले से अपने सब्जेक्ट्स को क्लियर करना चालू करना चाहिए। मतलब फंडामेंटल्स में आपको टाइम लग जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप इन डेप्थ जा रहे हैं तो आपको टाइम लगेगा। अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर से करना चाहते हैं तो आराम से कर लीजिए 3 to 4 मंथ्स पहले। लेकिन अगर आपको अच्छे से कमांड बनानी है अपने सब्जेक्ट्स पे, तो आपको 8 to 10 मंथ्स, अगर आपका बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर नहीं है तब की बात ही कर रहा हूँ, तो आपको 8 to 10 मंथ्स आराम से इसमें लग जाएंगे। कर लो तो अभी जैसे अगस्त
सितंबर महीना चल रहा है, तो आपको इसी समय शुरू कर देना चाहिए और अपने सब्जेक्ट्स वगैरह प्रिपरेशन आप शुरू कर लो, अपना फंडामेंटल जल्दी शुरू करो, तो जाके कहीं ना कहीं एक आपको प्रॉपर एक रिजल्ट मिलेगा। डीयू में अगर सोच रहे हो आने की या बीएचयू जाने का सोच रहे हो, तो जाके आपका कहीं ना कहीं वो निकलेगा, और आपका फंडामेंटल पूरे हिले हुए हैं तब। अगर आपके फंडामेंटल्स कहीं ना कहीं ठीक है, तो फिर 2 से 3 महीना 4 महीने में आपका काम कहीं ना कहीं हो जाएगा, तो वो आप अपना देख सकते हो, वैसे दिक्कत नहीं। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट बताऊँ, जैसा अगर मैं बात करता हूँ, तो आप संभव लोग के साथ में थे, तो एक मैं अगर आपसे पूछूंगी कुछ अगर हेल्प हुआ आपको उस चीज से, तो आप उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? हाँ सर, डेफिनेटली काफी सर आपने कॉन्स्टेंटली गाइड किया है सर। एक बहुत ही अच्छे मेंटर रहे हैं आपने। बहुत ही मतलब आपकी वीडियोस ने बहुत ही गाइड किया है हमें। आप मॉक टेस्ट वगैरह जो भी है, अगर किसी पर्सन के पास सी अगर लिमिटेड टाइम है, तो मॉक टेस्ट जो है वो सबसे अच्छा सोर्स है। आप इधर उधर भागेंगे, आपका टाइम अननेसेसरली वेस्ट होगा। इससे अच्छा है आप एक मॉक टेस्ट उठाइए, एक सीरीज उठाइए, आप उसको सॉल्व करिए। आप बहुत हेल्पफुल होगा और अच्छा रिजल्ट भी आप देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आप देंगे। और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपको सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। तो आप कोई भी टेस्ट सीरीज उठा लीजिए, आप सॉल्व करिए उसे, आराम से आपका एग्जाम निकलेगा। बी इट क्लैट और बी इट सीयूटी और कोई भी एग्जाम हो फॉर दैट मैटर, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपकी प्रैक्टिस हो रखी है अच्छे से, तो आप कोई भी एग्जाम आराम से क्लियर कर लेंगे। ये फैक्ट है आपका। और इसके अलावा मतलब कई ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कि एग्जाम देते हैं, लेकिन किसी वजह से उनका एग्जाम निकल नहीं पाता है, कुछ प्रॉब्लम्स होती है या एग्जाम अटेम्प्ट नहीं हो किया, कुछ भी हुआ, बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं कि "हाँ यार, हमारा निकला नहीं, हमारा हुआ नहीं यार"। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आपके पास क्या मैसेज है, आप क्या करेंगे? सर, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मेरा ये मैसेज है, आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, किसी भी हालत में आप अपनी प्रिपरेशन मत रोकिएगा। बस ये मेरा इस पे बहुत ही स्ट्रांग व्यूज है। और लाइक मेरा क्लैट पे बहुत अच्छी रैंक तो नहीं आई है, तो इस वजह से थोड़ा सा शौक तो मैं भी था कि मतलब इतनी प्रिपरेशन, मतलब क्लैट के लिए मेरा ये था, मैं मतलब थोड़ा ज्यादा सीरियस था। सीयूटी तो मैंने बहुत ही आराम से प्रिपेयर करके दे दिया था, लेकिन क्लैट के लिए मैं बहुत ज्यादा एंशियस भी था। मतलब क्लैट पेपर में भी काफी एंजाइटी हो रही थी। तो वो मुझे लगा कि अगर आप बहुत ही टेंशन लेके एग्जाम दे रहे हैं, तो चांसेस है कि एग्जाम आपका अच्छा नहीं होगा। सीयूटी पीजी एग्जाम में ऐसा था कि मुझे कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एचएनएलयू था। तो मेरे दिमाग में ये था कि यहाँ नहीं होगा तो मेरा ऑलरेडी हो रखा है। तो जितना आप फ्री माइंड से एग्जाम देंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। और अगर आपका नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है कि और भी मतलब एग्जाम नहीं है। लाइक क्लैट हो गया, सीयूटी हो गया, एलेट हो गया, आईएलआई हो गया, आईआईटी केजीपी हो गया, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। आप अपने आप को मतलब डिमोटिवेट इस चीज को लेकर बिल्कुल मत करिएगा कि मेरा यहाँ नहीं हुआ। और भी अच्छे इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप एलएलएम परस्यू कर सकते हैं। ये फैक्ट है आपका, एकदम बात आप सही कह रहे हो। बिकॉज अगर आप अपने ऑप्शंस को ओपन रखोगे, ये देखोगे कि आपको करना है, और अपने करियर के हिसाब से चीजों को सिलेक्ट करके चलोगे, तो आप आराम से उस पर्टिकुलर चीज को ट्राई कर सकते हो। तो अकॉर्डिंगली ना, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना टाइम दिया और आपने कई चीजें शेयर की। आई होप उसको उससे बहुत बेनिफिट होता। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।